हारून, अगर अब तुमने छक्का ना मारा तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, रिदा ने हारून को गुस्से से कहा, जिस पर हारून गेंद पर नजर टिकाए खड़ा था सख्त धूप में। वो सब बड़े से लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। घर की औरतें घर के अंदर इफ्तारी का सामान बना रही थी। रोजे में भी उन लोगों को गर्मी नहीं लग रही थी। तभी आयशा ने गेंद करवाई और हारून ने ऐसा छक्का मारा कि सीधी बॉल रिदा की कमर पर लगकर पड़ोसन की खिड़की में जा लगी थी। आयशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि अब रिदा ऊंची ऊंची बोलना शुरू हो चुकी थी। ओही माँ, मेरी कमर गई। क्रिकेट की बॉल रिदा को लगी तो एकदम बिलबिला उठी। जबकि हारून और आयशा ने एक दूसरे को थम्स अप का इम्प्रेशन दिखाया था, जिसका मतलब था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर ये मुझे गेंद मारी है। तुम दोनों से मैं इसका बदला जरूर लूंगी, और देखना, ऐसा बदला लूंगी कि तुम दोनों हमेशा याद रखोगे। अरे रिदा, क्या हो गया यार? सिर्फ एक गेंद ही तो लगी है। मजाक हो रहा है और तुम हो कि हर बात को सीरियस ले लेती हो। चलो, चिल क्या करो यार। देखो, जल जल के कैसी काली हो गई हो। शायद यही वजह है कि तुम्हारी सांवली रंगत की हर वक्त चलती जो रहती हो। इतना कहकर हारून और आयशा दोनों कहका लगाकर हंसने लगे। तभी रिदा रोती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मा, ये देख लो, आयशा फिर मेरा मजाक उड़ा रही है। मुझे सांवली कह रही है। अरे रहने दो भाई, आई बड़ी इतनी खूबसूरत, अच्छी जगह पर निकाह हो क्या हो गया? सर पर ही सवार हो गई ये लड़की। खैर तुम छोड़ो, चलो अफ्तारी में मदद करवाओ। तुम्हारे दादा जान पता है ना, जरा सी देर हो जाए तो किस तरह गुस्सा करते हैं। अरे अब किसका शीशा तोड़ दिया तुम दोनों बहन भाइयों ने? अल्लाह की पनाह है किसी दिन तुम लोग हमारे घर में लड़ाई डलवाओगे। तुम लोगों को जरा ख्याल नहीं इस बात का। आयशा और हारून अभी भी क्रिकेट खेल रहे थे कि अभी तभी पड़ोसन के शीशे को गेंद लगने से पड़ोसन का शीशा टूट गया था। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि आस्ता बॉल उठाया करो, मगर तुम्हें सचिन बनने का बहुत शौक है। अब पड़ोसन के साथ साथ अम्मा की भी बातें सुनना। मैं तो चली अंदर। आयशा इतना कहकर चली गई। आयशा इस घर की नटखट सी लड़की थी। इस घर की रौनक आयशा से ही थी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। आयशा, हारून, तुम लोगों को सुकून क्यों नहीं है? रोजे में भी तुम लोग सारा सारा दिन क्रिकेट खेलते हो, थकावट नहीं होती? रोजा नहीं लगता क्या तुम लोगों को? बहुत ही अजीब लोग हो यार। तुम लोगों में एक दिन में क्रिकेट खेलूं तो मुझे प्यास लग जाती है, मुझे रोजा लगने लग जाता है। और ये अफनान था, पर्दा का बड़ा भाई। तभी आयशा के दिमाग में एक शरारत सी गूंजी। वो क्या है ना कि अफनान भाई, आप जितने मोटे तो है नहीं, हम तभी हमें सांस नहीं चढ़ता और ना ही रोजा लगता है। जवान जहान है इसलिए आपकी तरह बूढ़े थोड़ी ना है। तभी आयशा और हारून मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। अफनान की जिसामत कुछ हल्की किस्म की थी, इसलिए उसको आयशा हमेशा मोटा कहकर मुखातिब करती थी। इब्राहिम साहब के दोनों बच्चे पूरे घर की रौनक थे। इस्माइल साहब के बच्चे उनकी बानिस्बत कुछ मिजाज के सख्त और हर वक्त हंस करने वाले बच्चे थे, जबकि जुल्फकार साहब का एक ही बेटा हैदर संजीदा मिजाज था। तभी पड़ोसन के घर से भी सलावातें आने लगी थी। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम लोग आदम साहब के पोते पोतियां ना होते, तब तक तुम लोग की दरकत में अब पनाह चुकी होती। लेकिन ये उनकी ही करम नवाजी है जो तुम लोग बच जाते हो। लेकिन अब की मर्तबा अगर तुमने मेरे घर के शीशा तोड़ा तो याद रखना, मैं आदम साहब के पास तुम लोगों की शिकायत ले जाऊंगी और तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम लोग हमेशा याद रखोगे। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हर रोज मेरे घर के शीशे तोड़ देते हो, लगवा कर कौन देगा इनको? अरे आंटी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपके घर के सारे शीशे लगवा दूंगा। ये हारून था, 22 साल हारून, अपने पड़ोसन को छेड़ रहा था। अरे और कितने बड़े हो गए, खा खा कर तो फटने वाले हो। तभी हारून ने रोता हुआ मुंह बनाया और आशा की तरफ देखा। आशा को तो गुस्सा ही आ गया। अरे आंटी, आप मेरे भाई को ऐसे नहीं कह सकते। कह रहा है ना कि जब बड़ा होगा आपको शीशा लगवा देगा। अरे हाँ हाँ, देखूंगी मैं भी क्या करता है, भी पहले बड़ा तो हो जाने दो। पड़ोसन ने भी हारून की नकल उतारते हुए कहा, जिस पर हारून और आयशा हंसने लगे। पड़ोसन तो तेरी घर के अंदर चली गई, लेकिन अब आयशा और उनको फिक्र थी कि जब आदम साहब को ये बात पता चली तो उनकी खैर नहीं होगी। आयशा, हारून अंदर आ जाओ, मगरिब की अजान ही होने वाली है, रोजा खुलने वाला है। ना नमाज की फिक्र है ना कुरान की। इरम बेगम ने अपने दोनों पोते पोती को अंदर बुलाया। दोनों जाकर दस्तरखान के पास बैठ गए। अरे अरे, देखो तो जरा, सर जाड़ मुंह पहाड़, जिस तरह मुंह उठाया अंदर आकर बैठ गए। चलो चलो, दोनों हाथ मुंह धोकर आओ, वजू करके आओ। अरे दादी जान,
शेरों के हाथ मुंह धुले होते हैं, शेरों के हाथ धुले होते हैं कि बच्चे खुश रख सके। तुझे तो अभी मैं पूछती हूँ। इससे पहले कि आयशा की दरगत बनती, हारून भागते हुए अंदर कमरे में दाखिल हुआ और हाथ मुंह धोने लगा। उसके बरक्स आयशा खामोशी से वहां से चली गई थी, क्योंकि जानती थी कि डांट खाने की अगली बारी उसी की होगी। मोटे भुक्कड़ तारीफ के वक्त ऐसे बैठे थे जैसे सारे ही रोजे रखे हैं तुमने। आयशा ने हारून के सर पर एक चिपट लगाई और उसकी नदीदी नजरों को टोका। आयशा आप भी, आपको क्या मसला है? हर वक्त मेरे खाने पर नजर रखती हैं आप। हाँ मोटे सांड, तुझे भी तो यही कह रही हूँ ना कि तेरी भी खाने पर ही नजर रहती। हॉल में सब बैठे हुए थे, दरमियान ने दस्तरखान बिछाए थे। आखिर रोजों की तैयारी थी। आज 26वां रोजा था। हारून और आयशा, तुम दोनों जब भी इकट्ठे बैठ जाओ लड़ते ही रहते हो। चुप कर जाओ ना, अजानें होने वाली हैं। इस वक्त बोला नहीं करते। ये इरम खातून थी इस घर की सबसे बड़ी और बुजुर्ग हस्ती। दादी जान, लेकिन मुझे आयशा आप ही नहीं किया करता थी। देखे ना, हर वक्त मेरे खाने पर नजर रखती है और मुझे कहती है कि तुम इतना खाते हो इसीलिए मोटे हो गए। हारून की बात पर सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसको देखकर आयशा को मजीद शह मिली। अब वो हारून को मुसलसल तंग कर रही थी, लेकिन खुश तो वो उस वक्त हुई जब उसने हैदर की आवाज सुनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हैदर की आवाज पर सबने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हैदर, तुम यहाँ? ये आदम साहब थे, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, इरम खातून के शौहर। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसे हैं आप? हैदर लंबे लंबे डग पड़ता आदम साहब के पास आया और उनको गले लगाते उनकी नजरें किसी और चेहरे की तवाफ कर रही थी। आयशा, जिसने अभी तक एक नजर भी उठाकर हैदर की तरफ नहीं देखा था। अरे आयशा भी देखो तो कौन आया। अब तो हमारी ईद में रौनक हो जाएगी। हैदर भाई आए हैं। चुप कर जा मोटे और खामोश रह। रोजा खोलने की तैयारी कर, सामान सब लग चुका है। जब हैदर भी सबके साथ बैठ गया, उतनी देर में मगरिब की अजान हुई तो सबने खुश असलोबी से रोजा खोला। सब वहां से रोजा खोलने के बाद नमाज अदा करने मस्जिद में चले गए। औरतें भी नमाज पढ़ने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ रुक कर गई। मुलाजमीन बर्तन उठा रहे थे जब आयशा भी अपनी जगह से उठने लगी, मगर हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है बेगम? आपने जो मेरा जीना मुश्किल किया हुआ था ना, उसके हिसाब किताब के लिए तुम्हारी पकड़ है। अब की मर्तबा अपने साथ ले जाऊंगा। आयशा के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हैदर इतनी बेबाकी से उसका हाथ पकड़ेगा। हाथ छोड़े मेरा, कोई देख लेगा। देखता है तो देखने दे दो। आयशा के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हैदर इतनी बेबाकी से उसका हाथ पकड़ लेगा। हाथ छोड़े मेरा, कोई देख लेगा। देखना है तो देख लेने दो। बीवी हो तुम मेरी। बीवी नहीं हूँ, मनकुआ हूँ, वो भी जबरदस्ती की। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। अरे जानम, आप माने या ना माने, रिश्ता तो हो चुका है। आप मेरी मनकुआ है और इस हिसाब से मैं आप पर हर तरह का हक रखता हूँ। बेहतर यही है कि आप भी मेरा साथ दें, ना कि मेरे साथ जिदबाजी लगाए। मैं ईद बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, इसलिए दादा जान से बात करता हूँ कि ईद के चौथे दिन हमारी रुखसती कर दे। क्या ये मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता? जानती हो ना, ऑस्ट्रेलिया में मेरा अपना काम है और मैं इतनी देर अपना काम छोड़कर नहीं रह सकता। आयशा को लगा था कि वो अपना अगला अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। ये सब क्या हो रहा था? उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इतनी जल्दी उसकी रुखसती? नहीं हैदर, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, प्लीज। मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों नहीं करना चाहती? ये रुखसती क्योंकि मैं अफनान से प्यार करती हूँ, समझे आप? और मैं हरगिज आपके साथ शादी नहीं करूंगी। मैं अफनान के साथ ही शादी करना चाहती हूँ और अफनान मेरे साथ। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाती अपने कमरे में चली गई। हैदर पीछे बुत बना खड़ा रह गया था। अफनान जो आयशा और हैदर का चचा साथ था। अब हैदर को अफनान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जबकि हैदर और अफनान बहुत बेहतरीन और बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों हम उम्र के होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ भी रह रहे थे। फिर वक्त और हालात बदले। हैदर के माँ बाप इस दुनिया से चल बसे, तो हैदर को मजबूरन ऑस्ट्रेलिया अपना कारोबार करना पड़ा, क्योंकि यहाँ उसे कोई भी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब वो बाहर गया तो उसके जाने से पहले दादा जान ने उससे वादा लिया कि वो आयशा से शादी करेगा। फिर वो 2 साल बाद जब वापस आया तो आदिम साहब ने जबरदस्ती आयशा का निकाह हैदर से करवा दिया। और आयशा को उस रोज पता चला जब उसका निकाह था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस निकाह के पीछे किस किस का हाथ है। आयशा अपने कमरे में पहुंची तो रिदा उसके पीछे ही आ गई। रिदा अफनान की बहन थी। क्या तुम वाकई हैदर से शादी नहीं कर रही?
रिदा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। आयशा ने हैरत से रिदा की तरफ देखा। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आयशा की बात पर रिदा एकदम गड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मैंने पूछ लिया। तुम तो नाराज ही हो गई हो। नहीं भला मैं क्यों नाराज होने लगी? खैर, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ रिदा, अब तुम जा सकती हो। रिदा आयशा से 3 साल छोटी थी, जबकि हैदर से वो 10 साल छोटी थी। आदम साहब और इरम खातून की 3 बेटी, सबसे बड़ा जुल्फकार और छोटा इब्राहिम और सबसे छोटा इस्माइल जुल्फकार था। उनका एक ही बेटा था हैदर, जबकि इब्राहिम साहब की एक बेटी और एक बेटा हारून और आयशा, और सबसे छोटे इस्माइल साहब की भी एक बेटी और एक बेटा अफनान और रिदा इब्राहिम थे। इब्राहिम साहब को औलाद बहुत अरसे बाद हुई थी, जबकि इस्माइल साहब और जुल्फकार साहब भी औलाद को पहले हो चुकी थी। जुल्फकार साहब और उनकी बीवी जुलेखा बेगम इस दुनिया से चले गए जब हैदर सिर्फ 10 साल का था। तब आदम साहब और इरम खातून ने हैदर को पाला, मगर वक्त के साथ साथ आदम साहब को इस बात का एहसास होने लगा कि उनके दोनों छोटे बेटे हैदर से हसद करने लगे, और ये उनकी बीवियां उनके दिलो दिमाग में डाल रही है। न सिर्फ आदम साहब के बेटे, बल्कि आगे से उनकी औलाद भी हैदर से नफरत करने लगी थी। ये सब अभी बच्चे थे, इसलिए आदम साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने वो करने की कोशिश की। तभी उन्होंने हैदर से बात की और फिर उसका निकाह आयशा से करवा दिया। ये निकाह सिर्फ इब्राहिम साहब और आदम साहब की मौजूदगी में हुआ था। घर में कोई नहीं जानता था कि हैदर और आयशा का निकाह हो रहा है। तभी हैदर और आयशा का निकाह जब घर पर बताया गया तो घर में अजीब सा समा था। रिदा को लगा कि वो अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। कोई नहीं जानता था कि रिदा हैदर से मोहब्बत करती है, और ये बात सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इब्राहिम साहब और इस्माइल साहब की नज़र हैदर की दौलत पर थी, मगर आयशा उनमें कुछ हट कर थी। उसको ना तो पैसों का लालच था और ना ही कुछ चीज़ों की तमन्ना। उसको तो बस एक पुरसुकून जिंदगी चाहिए थी। वो अपने माँ बाप की आदत को जानती थी कि वो पैसों का कितने लालची हैं। तभी जब आदम साहब ने उससे इस रिश्ते की बाबत पूछा तो उसने झट से हाँ में जवाब दिया कि ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। अब अंदर का मामला कोई नहीं जानता था कि आखिर उसने क्यों इतनी जल्दी हाँ में जवाब दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी और कोई नहीं जानता था। लेकिन इस बात से उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया था। निकाह तो वो कर चुकी थी, लेकिन हैदर की अगली बात सुनकर उसकी आंखें भर आई, मगर उसने कभी कोई बात का पता नहीं लगने दिया। ये हैदर साहब की बात उसे बहुत बुरी लगी। जब हैदर साहब ने फैसला किया तो वो बैरून मुल्क चलाएगा, और वापस जब आदम साहब ने हैदर की और आयशा की शादी इसलिए की थी ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सके। आदम साहब नहीं जानते थे कि हैदर वापस जाना चाहता है। तभी आयशा के दिल में आया कि शायद हैदर उसको पसंद नहीं करता और ये निकाह जबरदस्ती हुआ है। मगर इस निकाह की हकीकत तो कोई भी नहीं जानता था। वो खिड़की में खड़ी आंसू बहा रही थी। ये ईद तो उसके लिए बहुत ही बुरी साबित होने वाली थी। वो किसी की नापसंदीदा बीवी बनने जा रही थी, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। तभी उसने हैदर के सामने जानबूझकर झूठ बोला कि वो अफनान से शादी करना चाहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो जो खिड़की के पास खड़ी रो रही थी, अचानक घबराते उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा होने की वजह से सिर्फ एक साया सा नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ रहा था। दूर चांद की रोशनी आयशा के चेहरे को मजीद चमका रही थी। आयशा थर थर कांपने लगी। तो कौन है यहाँ पर? मगर कोई आगे से ना बोला। आहिस्ता से उसके कमरे में हाथ डालकर उसने अपने करीब तर कर लिया। आयशा इफ्तार के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम से घबरा गई और झटके से सामने वाले शख्स को देखा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? वह हैदर के साथ क्या कर रही? मेरी बन जा आज की रात, अगली सुबह मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ये आवाज तो अफनान की थी। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। अफनान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? पीछे हट जाओ पीछे। अफनान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी जब अचानक पूरे घर की लाइट आ गई। आयशा जो खुद को छुड़ाने छुड़ाते नोडाल हो चुकी थी, उसकी निगाह जैसे ही दरवाजे पर गई, उसके लगा उसके वजूद में अब जान बाकी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सामने ही हैदर खड़ा था जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। हैदर, ये अफनान। वो चंद कदम ही आया था, इतने कदमों में वापस चला गया। ये सब क्या हो रहा है? आयशा को खुद भी समझ नहीं आ रही थी। तभी अफनान के चेहरे पर मकरू हंसी आई।
हैदर जो लाइट जलाने की वजह से आयशा के कमरे में आया था, क्योंकि वो जानता था कि आयशा कोई धीरे से डर लगता है, मगर सामने का मंजर देखकर वो खुद पर काबू न पा सका और अपने कमरे में वापस चला गया। तो दूसरी तरफ अफनान अपने मकसद में कामयाब हो गया था, इसलिए उसने भी आयशा के कमरे में ठहरने की जरूरत न समझी और वो भी अपने कमरे में चला गया। आयशा वहां पर घुटनों के बल बैठ चुकी थी और पोट पोट कर रोने लगी। उसे अंदाजा ही न हुआ कि वहां पर उसे बैठे कितनी देर हो चुकी है। जब दूर तहज्जुद की आदानों की आवाज आई तो उसे होश आई। उसने अपनी सूजी आंखें आसमान की तरफ उठाई। या अल्लाह, इस पाक महीने की सदके मुझ पर रहम फरमा। ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी आजमाइशों की काबिल तो नहीं हूँ। तभी वो अपनी जगह से उठी और वुजू करने के लिए वॉशरूम में बंद हो गई। जाए नमाज पर हाथ मिलाए वो दुआ में मशगूल थी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? आप जानते हैं ना मैं हैदर को कितना पसंद करती हूँ। फिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों हैदर मुझसे दूर हो रहा है? मैं चाहकर भी उसको अपने करीब नहीं कर पा रही। वो मेरा शौहर है, लेकिन उसके दिल में जो ये शक का बीज बैठ गया है, उसमें मेरी भी गलती है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। वो मुसलसल रोकर दुआ कर रही थी और फिर तहज्जुद की दुआएं तो आसमान तक जाती हैं और ये वो लाडली नमाज है जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। फिर भला आयशा की दुआएं कैसे रद्द हो जाती? सहरी के वक्त दस्तरखान पर मौजूद थे, मगर वो दुश्मन जान अभी तक नहीं आया था। आयशा की निगाहें मुसलसल उसको ढूंढ रही थी। थक हार कर जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो हैदर के कमरे में चली गई। वो जो ऊंधे मुंह लेटा हुआ था, नहीं जानता था कि आयशा कमरे में आई है। छोटी अम्मी, मैंने आपको बोला है ना कि मैं वैसे ही रोजा रख लूंगा, मुझे भूख नहीं है। तभी हैदर को अपने बाजू पर किसी का नरम मुलायम हाथ महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे देखा तो आयशा एकदम घबरा गई। वो मैं आपको कुछ तभी हैदर अपनी जगह से उठा और उसको बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसके दाएं बाएं हाथ रख दिए ताकि वो कहीं जा ना सके। समझती क्या हो खुद को? हाँ बोलो, तुम जो मर्जी दिल में आए वो करोगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अफनान को अपने कमरे में बुलाने की? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें इतना भी ख्याल ना आया कि तुम किसी के निकाह में हो? अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल कर लेती कि जिना के जमरे में आता है। हैदर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात का यकीन करें। मैंने उसे कमरे में नहीं बुलाया था, वो खुद कमरे में आया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो किस कमरे में आया। जब लाइट थी तो कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ जरूर था, मगर वो अफनान होगा इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मेरी बात का यकीन करें, मैं किस तरह इस बात का आपको यकीन दिलाऊं? मगर हैदर को किसी भी तरह से आयशा पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने आज जो किया है ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। ये ईद तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। बस अब तुम इंतजार करो, तुम्हारे साथ होता क्या है। और फिर उसने आयशा को धक्का देने वाले अंदाज में दरवाजे की तरफ धकेला था। आयशा जो पहले ही खौफ से थर थर कांप रही थी, हैदर की इस बात और रवैये से मजीद खौफजदा हो गई और फिर वो रोते हुए हैदर के कमरे से बाहर आई। अगर सामने अपनी माँ को खड़े देख वो घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैदर, आयशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। किस तरह अपनी माँ को समझाया कि वो हैदर को अपनी सफाई पेश करने आई थी। वो कुछ ना बोल सके तो आंखों में आंसू लिए वो अपने कमरे में चली गई। और ये बच्चे कहाँ रह गए? सहरी का वक्त गुजर रहा है। आदम साहब ऊंची ऊंची आवाज में सबको बुला रहे थे। अरे दादा जान, आप आराम से खाना खाए ना, सहरी करें। आज खाने के दस्तरखान पर कोई नहीं आएगा। क्या मतलब है इस बात का? रिदा और फनान के चेहरे पर मखलूसी हंसी थी जो आदम साहब की तेज निगाहों से बच न सकी। तभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सारा ख्याल समझ चुके थे और अब इस इंतजार में कब हैदर उनके पास तलाक का मुतालबा लेकर आता है। अफ्तारी के वक्त भी कोई दस्तरखान ये नहीं था, ना आयशा ना ही हैदर। आदम साहब अपने कमरे में जा चुके थे। तभी हैदर उनके पास पहुंचा। दादाजान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आदम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उन्होंने हैदर की तरफ देखा। पर उनको किसी बात की उम्मीद थी, वही हुआ। आदम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। ठीक है हैदर, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अब की मर्तबा मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बस अब ईद खैर आफियत से गुजर जाए, क्योंकि अगर ईद के दौरान ये बात मैंने पूरे घर वालों को बताई तो सब पर क्या गुजरेगी। बाकी तुम अपने फैसले के लिए आजाद हो। मैं तुम पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेरा कसूर है कि मैं तुमसे जबरदस्ती निकाह कर पाया, लेकिन अब रखना ना रखना तुम्हारे हाथ में है। और तुम क्यों नहीं अफ्तारी पर आए हो?
میری یہ بات بالکل تم کھانے کی میز پر لیٹ نہیں ہوگے، اور یہ بات میرا حکم ہے۔ جی دادا جان، میں آپ کی بالکل بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ بے فکر ہیں، آپ کبھی بھی کھانے کی میز پر میں لیٹ نہیں ہوا کروں گا، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کروں گا۔ آج آخری روزہ تھا، ہر کوئی اپنی میچنگ ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ اس دوران عائشہ کے پاس اپنے سوٹ کے ساتھ نہ تو کوئی جولری تھی اور نہ ہی چوڑیاں۔ عائشہ، تمہاری چوڑیاں اور جولری نہیں آئی؟ وہ میں بھول گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، عید پر اگر میچنگ چوڑیاں اور کانٹے نہ پہنیں گی تو کون سا عید نہیں منائی جائے گی؟ نہیں بیٹا، تم سہاگن ہو، تمہیں یہ ساری چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اس پر تمہارا شوہر بھی تمہارے پاس ہے۔ کس شوہر کی بات کر رہی ہیں؟ وہ شوہر جس کو مجھ پر یقین تک نہیں۔ میں ایسے شوہر کے سہارے کیسے زندگی گزاروں گی؟ اور کیسی باتیں کر رہی ہو تم عائشہ؟ ماں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں جان، اگر آپ برا نہ منائے تو میں عائشہ سے اکیلے میں کچھ بات کر سکتا ہوں۔ عائشہ بھی اپنی ماں سے بات کر رہی تھی جب پیچھے سے حیدر کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم سے کانپ کر رہ گئی۔ ارے ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آؤ نا اندر۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی تم چچی جان کو؟ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے جان؟ تم مجھ پر الزام لگا رہی تھی، اپنی غلطی میرے سر ڈال رہی تھی۔ نہیں ہے حیدر، میری بات کا یقین کریں، اس بات پر میں نے افنان کو نہیں بلایا تھا۔ افنان خود اپنی مرضی سے کمرے میں آیا تھا، اور مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ میرے کمرے میں آخر کیا کرنے آیا۔ آپ کے جاتے اس نے کوئی میرے سے کام بات نہ کی، اور اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ افنان کا کیا مقصد تھا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پہ پیار محبت ہوتا، یا آپ کی مجھ سے کوئی چاہت ہوتی، تو آپ مجھ پر بھروسہ کرتے، نہ کہ مجھ پر شک کرتے۔ لیکن یہ شادی جب آپ کی مرضی سے بھی نہیں ہوئی تو اس میں آپ کی چاہت کہاں سے آئے گی؟ میں جانتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اور میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حیدر خاموشی سے اور بڑے توجہ سے عائشہ کو سن رہا تھا۔ جو کہنا تھا کہہ چکی ہوں، اب آگے کچھ کہنا باقی ہے کیا؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ کیا میں کچھ بولوں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے، کہنے کو باقی ہے کیا جو کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تو آپ کہہ چکے ہیں نا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو غیروں پر بھروسہ ہے، مگر اپنی بیوی پر نہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بیوی بننے کا، تو ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ بیوی کی اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو اسے کرنے ہوتے ہیں۔ میرے کام تب بھی۔ عائشہ کو ایک مرتبہ گھبراہٹ ہوئی، وہ حیدر کی زمینی باتوں کو سمجھ رہی تھی، تبھی ایک دم گڑبڑا کر کہنے لگی، رشتے کا مطلب صرف ٹھک اور کام پورا کرنا ہی نہیں ہوتا۔ رشتے کا مطلب دوسروں کا ساتھ نبھانا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا اور تاعمر ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ مگر آپ کیا جانیں یہ باتیں، آپ کو تو بس مجھ پر شک کرنا تھا، اور وہ شک آپ نے مجھ پر کر لیا۔ اب پیچھے کیا رہتا ہے؟ کوئی بات، کوئی وجہ، کچھ بھی تو نہیں۔ عائشہ کے مسلسل ایک ہی بات بار بار کہنے پر اب حیدر کو چڑ ہونے لگی تھی۔ اس کا غصہ سوانیسی پر تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑے آدم صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ دادا جان، پوچھ لیں اپنی پوتی سے، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ اگر یہ افنان کو پسند کرتی ہے تو پھر میرے ساتھ شادی کرنے میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے؟ پھر میں اسے طلاق دے دوں گا، یا اس کو اپنے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ دادا جان، اب میں شادی نہیں کروں گی ان سے۔ انہوں نے مجھ سے کھیل بنا کر مجھے رکھا، ان کے لیے کوئی میں معنی نہیں رکھتی۔ میری زندگی ان کے لیے بے وجہ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس ان کے سینے میں دل ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی میرا اپنا ہو جو مجھ سے پیار محبت کرے۔ آدم صاحب نے گہرا سانس لیا، تبھی عائشہ سے کہنے لگے، تم کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ حیدر مجھے طلاق دے دے، تاکہ میں اپنی زندگی پرسکون اور اچھے طریقے سے گزار سکوں۔ اس بات پر حیدر کو نہ جانے کیوں غصہ آیا، تبھی اس نے اپنے آہو دیکھا نہ تھا اور دادا جان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو یہی سب چاہیے تو عید کے چوتھے دن کو اس کو طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ عائشہ کو ایک مرتبہ پھر اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی آنکھوں میں سے وارننگ کی کہ وہ اپنے کمرے واپس چلے جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر اس کی آنسو دیکھے۔ عائشہ، یہ آدم صاحب تھے، کمرے سے باہر نکل رہی تھی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کے آس پاس کوئی اور وجود بھی ہے، مگر اس نے نظر انداز کر دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ شاید اس کی بات سوچنے کی اور بھی بہت سی وجہ تھی، ایک سوائے اس کے کہ اس کی زندگی کی ڈور حیدر کے ہاتھ میں تھی۔ آج آخری روز ہے، ہم لوگ پیزا کھانے چلے؟ آپ طریق کے بعد بھی آپ کو چوریاں بھی دلوا لے جاؤں گا،
या तुम्हारी बहन का घर उजड़ रहा है और तुम्हें चोरियों की पड़ी है? मुझे कहीं नहीं जाना, हारून जाओ यहाँ से। और तुम्हें हर वक्त सिर्फ भूख ही सताती रहती है। और वैसे देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी कितनी पुरस्कून है ना, किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, किसी किस्म का कोई दुख नहीं, बस हर वक्त खाने पीने की फिक्र लगी रहती है। कितनी बेफिक्री जिंदगी है तुम्हारी। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी रहती, काश मैं कभी बड़ी ना होती, ना मेरे दिल में हैदर के लिए मोहब्बत होती, ना मैं आज अच्छी जिंदगी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होती। और अब मैं इतना परेशान परेशान हूँ। देखे अल्लाह जो भी करता है बेहतरीन करता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आपके हक में हर चीज बेहतर करेगा, बस उस पर भरोसा रखें। चले अब हम लोग पिज्जा खाने चलते हैं। हारून बेशक छोटा था, लेकिन आयशा को उसकी बातों में बहुत सुकून मिलता था। तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आज मेरे भाई ने मेरा दिल ही खुश कर दिया। आज पिज्जा मेरी तरफ से। चलो चलते हैं बाजार, अम्मा को बता देते हैं कि हम लेट आएंगे, अफ्तारी पर हमारा इंतजार न करें। दोनों ठुमक ठुमक कर बाहर निकल रहे थे जब उनका टकराव सामने से आते हैदर से हुआ। कहाँ जा रही हो? उसने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा था। मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मैं कहीं भी जाऊँ, आपको इससे क्या? आयशा, मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दिया करो। कहाँ जा रही हो इस वक्त? शाम हो रही है, रोजा अफ्तार होने वाला है, और कल ईद है। आज कितना रश होगा, मैं अंदाजा भी है तुम्हें। रश तो होगा तो क्या करूं, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, और वैसे भी मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, अकेली नहीं जा रही। हैदर ने गहरा सांस लिया। अच्छा चलो बैठो गाड़ी में, मैं ले जाता हूँ तुम दोनों को। हमें नहीं जाना आपके साथ। और एक बात ना आपको समझ क्यों नहीं आती, आपको मैंने कितनी मर्तबा कहा है। आयशा कुछ गुस्से से बोली। हैदर को भी गुस्सा आ गया, तभी उसका हाथ मजबूती से पकड़े वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर ले आया और उसे बिठाया, और फिर हारून को बैठने का मौका दिए बगैर गाड़ी भगा कर ले गया। अरे भाई मुझे भी तो साथ ले जाओ। हारून बेचारा पीछे पीछे आवाज देता रह गया, लेकिन हैदर ने उसकी एक ना सुनी। बहुत शौक है ना अकेले बाहर फिरने का, शौहर के साथ जाते तो तुम्हें डर लगता है। हैदर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपने मुझे तलाक दे ही देनी है तो फिर मेरे साथ ये रवैया क्यों रख रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए आपकी सनत, थक गई हूं मैं इस रिश्ते को निभाते निभाते। बेनाम रिश्ता है ये, जिसमें ना तो मेरी कोई हैसियत है और ना ही मेरी जरूरत, फिर भी क्यों निभाऊं इस रिश्ते को? न जाने तब दादा जान ने क्यों आखिर आपको मेरे साथ शादी कर दी। जब आप इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थे तो आपने क्यों हामी भरी इस रिश्ते के लिए? क्यों जिंदगी बर्बाद की? 5 साल गुजर गए हैं आपके निकाह में, और इन 5 साल में वो मुझे तलाश तलाक देने का कह रहे हैं। मुझे तो ये शक है कि अगर इतना ही शक था तो अपने साथ ले जाना था। आयशा गुस्से में जो मुंह में आया जा रही बोली जा रही थी, उसका तो ये भी ख्याल नहीं रहा था कि हैदर उसकी बातों को कितने गौर से सुन रहा था, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी जान, कुछ देर सब्र कर लो, सब कुछ हकीकत पता चल जाएगी। आखिर तब तक तुम भी निकाह की वजह जान जाओगी, और अब वजह क्या है सब। फिर हैदर ने अपनी पसंद से आयशा को चूड़ियां दिलवाई। अगले दिन ईद थी। वो घर पहुंचे तो हर कोई खुशखबरों में मसरूफ था। सबकी चाय से लुत्फ उठा रहे थे और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। आयशा हो तुम भी मेहंदी लगवाओ। इरम खातून ने आयशा को अपने पास बुलाया तो आयशा ने सिरे से ही इनकार कर दिया। नहीं दादी जान, मेरा जी नहीं चाह रहा, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मैं काफी थक चुकी हूँ। इतना कहकर वो कमरे में जाने लगी थी जब हैदर की आवाज ने वहां सब पर सक्तादारी कर दिया। बेगम, परसों हमारी रुखसती है, मैं चाहता हूँ कि आज मेहंदी लगवाओ। ईद के लिए ना सही, मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथ पे सजाओ। चलो शाबाश, जल्दी से मेहंदी लगवाओ। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मुझे तुम्हारे खूबसूरत हाथों पर मेहंदी लगी लगी चाहिए। हैदर के लहजे पर वो हैरान हुई। उसने तो अभी तक यकीन नहीं उसे आ रहा था कि ये हैदर ही है। मैंने कहा ना मेरा जी नहीं चाह रहा, तो बस मैं नहीं लगवाऊंगी। इतना कहकर आयशा आगे बढ़ने लगी जब एरम खातून ने उसे आवाज दी। देखो बेटा, जब शौहर कुछ कहे तो उसका हुक्म मानना पड़ता है, उन पर फर्ज होता है। आपने उसने तुम्हें कहा है तो तुम खामोशी से मेहंदी लगवा लो, और फिर मेहंदी तो लगवानी है। कौन कहता है चलो शाबाश और मेहंदी लगाओ। थक हार कर आशा को उनकी बात माननी पड़ी। वो खामोशी से बैठकर अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई। वो अपने कमरे में सोच में बैठी थी, क्या हैदर ने जो किया वो सब सच था, या अब हैदर की कोई नई चाल थी? आशा को कुछ समझ ना आया। वो बेतहाशा घबराई हुई थी। जब उसे और कुछ न सूझा तो घुटनों में सर्दी पोत पोत कर रोने लगी।
اس نے کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ تو میرا مسکرانا ہنستا اچھا نہیں لگتا تھا نا اس کو. کتنی پرسکون زندگی تھی میری، کس قسم کی کوئی ٹینشن، کتنی پرسکون تھی میں. اور اب ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر ستائے رہتی ہے. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اگلا دن چڑھے ہی نا، اور وہ بے تحاشا خوف محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی موت کا پروانوں سے سنا دیا گیا. وہ اتنی گئی گزری تھی کہ میرے گھر والوں نے چند پیسوں کی عوض بیچ دیا. یہ شادی میری رضامندی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. میں نہیں جانتی عفنان بھائی، کچھ بھی کر کے اس شادی کو ہونے سے روکے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اتنا کہہ کر عفنان کمرے سے باہر چلا گیا. ریدا اب جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کے لیے سب کچھ کرے گا، پھر چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. عفنان سیدھا عائشہ کے کمرے میں گیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو بستر پر دھکا دیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے. تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تمہیں چھوڑ دیا تو میری بہن کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، تو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابھی عفنان کچھ کرتا کہ تبھی حیدر کمرے میں داخل ہوا. تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں تمہاری اصلیت بہت پہلے سے جان چکا تھا، تمہاری بھی اور تمہاری بہن کی بھی. تبھی تمہیں اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ کیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں عائشہ سے نفرت کرتا ہوں اور اس کو چھوڑ دوں گا؟ تم ہی کہتے ہو نا کہ دیوانہ پن ہے تو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، تو کبھی رخصتی کی. بس تم لوگوں کو بھی ایسے ہی گمانا چاہ رہا تھا. عائشہ تو حیرانی سے حیدر کی باتیں سن رہی تھی. عفنان نے اسے چھوڑا تو بھاگتے ہوئے حیدر کے سینے سے جا لگی. حیدر یہ حیدر اس کو چپ کروا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے کچھ نہیں ہوگا. تم دیکھو میں ان لوگوں کا حشر کیا کرتا. کل عید ہے اور کل ہی دیکھنا کیسے کیسے دھماکے ہوتے ہیں. عفنان کمرے سے جا چکا تھا. حیدر نے عائشہ کو سونے کے لیے لٹایا مگر وہ بے سکون تھی. تبھی حیدر نے کہا کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج رات تمہارے کمرے میں رہوں گا، تم سو جاؤ. اگلی صبح عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو حیدر واقعی اس کے کمرے میں موجود تھا. عائشہ کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو جیسے وہاں کوئی اشارہ آیا تھا. تو دیکھو کس کے لیے تم پریشان ہو رہی تھی، آج تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. اب بولو پریشان ہوتی ہو؟ عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب اچانک حیدر کی آنکھوں میں ایک چیز سی آئی. کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ ایک دم سے وہ اپنی جگہ پر کٹ کے رہ گئی. نہیں وہ میں بس. حیدر جانتا تھا کہ کس بات پر مسکرا رہی ہے لیکن خاموش رہا. عید مبارک میری جان، لیکن صحیح والی عید میں تمہیں عید کی نماز پڑھ کر ہی بولوں گا. عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب حیدر نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر اس سے کس طرح باتیں کر رہا تھا. اس کے لیے بالکل نیا تھا. حیدر اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا مگر جانے سے پہلے عائشہ کو یہ باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ اس کی عید کی نماز پڑھ کر آنے سے پہلے عائشہ تیار ہو جائے. عائشہ اٹھی اور کپڑے بدل کر ہلکا سا میک اپ کے بعد اس نے ہلکی سی جویلری پہنی اور جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف کھینچا. عائشہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی. تب ایک دم گھبرا گئی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی. عید مبارک، عید مبارک میری جان. اب دیکھا عائشہ اور حیدر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے. جب آدم صاحب نے دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس چلے آیا. میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے. تم دونوں نے جو فیصلہ لیا وہ بہت بہترین ہے. البتہ تمہارے دشمن ابھی بھی موجود ہیں مگر ان عید کی خوشیوں میں تم دونوں کی خوشیاں بھی شامل ہو جائیں گی تو تمہارے دشمن نیز تو نابود بھی ہو جائیں گے. لیکن دادا جان ردا اپنی حرکتیں سے کیوں کر رہی ہے؟ تبھی آدم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اصل میں بات کچھ یوں ہے بیٹا کہ تمہارے چچا اور تمہارے ابا دونوں میں میری تربیت کا نام و نشان نہیں ہے. البتہ ذوالفقار میری تربیت پر پورا اترا تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے اور تمہارے چچا نے پوری کوشش کی کہ حیدر کی ساری جائیداد اپنے نام کرنے کی، لیکن وہ تو خدا کی ایسی کرنی ہوئی کہ وہ دونوں حیدر کی جائیداد اپنے نام کروا ہی نہیں سکے. تمہارے باپ نے یہی فیصلہ کیا کہ تمہاری شادی حیدر سے کر دی جائے تاکہ کچھ حصہ تمہارے ہاتھ آئے. مگر میں اس شادی کے لیے اس لیے رضامند ہوا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتا تھا. وہ باقی بچیوں کی طرح نہیں تھی، سمجھدار، سوگر اور دل کی صاف تھی. بس یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری شادی حیدر سے کر دی. اور اصل بات حیدر تو حیدر ہی ہے، میں شروع سے ہی اسے پسند کرتا تھا. وہ بھی شادی کرنا چاہتا تھا تم سے لیکن کبھی کہہ نہیں سکا. پھر جب اس نے بات کی
تو اس کے پاس بھی بہانہ تھا، اس نے بھی جلدی سے ہاں کر دی اور اس طرح تم دونوں کی شادی ہوئی۔ ہم ردا اور افنان کی جانیں خوب سمجھتے ہیں۔ حیدر صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ حیدر سے وہ محبت نہیں کرتی، وہ صرف تمہارے ساتھ ضد میں ہے، تبھی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ لیکن تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی اس کا بھی کوئی بندوبست کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ چالیں میرے گھر نہیں چل سکتی، یہ سب میرے گھر نہیں ہو سکتا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے سب کو، میں کب سے خاموش تھا، صرف اس لیے تاکہ حیدر اپنا کاروبار سیٹ کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، تم سے شادی کر کے رخصتی کر کے لے جائے، اور اب یہ سب ہو چکا ہے، تو اب میں سب کو دیکھتا کیسے ہوں؟ آپ کو چنے چباتا ہوں، دیکھ لیجیے گا۔ ان لوگوں نے بہت عیاشیاں کر لی، انہوں نے اپنی بہت من مرضیاں کر لی، یہ سمجھتے تھے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، یہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لیکن دادا جان، اگر ایسی بات تھی تو حیدر نے اس دن آپ کو میری طلاق کا کیوں کہا؟ جس دن افنان کمرے میں آیا تھا، انہوں نے مجھ پر شک کیوں کیا؟ حیدر کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی۔ عائشہ میرا بچہ، حیدر تم پر شک نہیں کرتا تھا، حیدر کو بہت پہلے سے رضا اور افنان کی حرکتوں کا پتہ چل چکا تھا۔ اس روز بھی جب وہ تمہیں لے کر میرے کمرے میں آیا، تب وہ جانتا تھا کہ افنان یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر عدنان کا تمہارے کمرے میں آنا، یہ سب کچھ اس کی سوچی سمجھی چال تھی۔ اور جب وہ تمہیں میرے پاس لے کر آیا تو ردا دروازے کے پاس کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، تبھی حیدر نے جان بوجھ کر طلاق کا نام لیا تاکہ ان کو لگے کہ شاید تم واقعی حیدر سے طلاق لے رہی ہو اور حیدر تمہیں چھوڑ رہا ہے، اور اس طرح ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا۔ لیکن حقیقت میں اور حیدر جانتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ مزید کوئی چال بازیاں نہ کرے اور اب یہ سب لانا اور جھوٹ بولنا بند کرے۔ لیکن تمہیں کیا لگا تھا حیدر کو میں چھوڑ رہا ہوں؟ ارے جلدی ایسے نہیں ہوتا، اگر انہوں نے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو اپناتا ہی کیوں؟ 5 سال اس نے باہر رہ کر تمہارے لیے اتنی محنت کی تاکہ تمہیں باعزت اپنے ساتھ لے کر جا سکے، اب پھر وہ تمہارے لیے واپس آیا تھا اور تمہیں لگا تھا کہ تمہیں چھوڑنے آیا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وہی اٹکلیاں کرتی، خوشیاں مناتی عائشہ واپس آ جائے، جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں نہ جانے کہاں کھو گئی، جس کے لیے یہاں کوئی بھی چیز اتنی خاص نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب ایک رشتے نے اس کو اتنا پکا دیا تھا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دیکھو تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تمہارے چہرے پر یہ رونا نہیں ہے جو پہلی آئی تھی زندگی پر، اور اب میں اس بات کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ حیدر تمہارے ساتھ یہ تمہارا جیون ساتھی ہے، تمہیں اس کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ حیدر کی محبت کے رنگ تمہارے چہرے پر نظر آنے چاہیے، اور عید کے چوتھے دن رخصتی کے لیے تیار رہنا۔ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حیدر، آدم صاحب اور عائشہ ٹی وی لاؤنج میں آئے تو سب خوش خبریوں میں مصروف تھے، مگر ابھی بھی وہاں پر نہیں تھے۔ آدم صاحب نے کچھ جتاتی نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا، جن کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی ان کی باتیں سن چکی ہیں، مطلب اب کی مرتبہ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ارم خاتون نے عائشہ کو صدقے اتاری، ان کی بلائی لی، کیونکہ آج واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب حیدر کی نظروں میں بے جان لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ کیوں بھئی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ آج مانا کہ تمہیں حقیقت پتہ چل گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم میری جان ہی لے لو۔ میں ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھے اپنی طرف مائل کرو اور میں کسی کام کرنے کے قابل نہ رہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا میک اپ ذرا ہلکا کرو۔ اور عائشہ حیران تھی کہ اس نے میک اپ کیا ہی کہاں تھا، ابھی تو میں نے میک اپ کیا ہی نہیں۔ ارے واہ واہ، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے میک اپ نہیں کیا پھر بھی اتنی چمک رہی ہے۔ ہاں بس ایک بات کہوں گا، تمہیں آئندہ کے بعد غیر مردوں کے سامنے سر ڈانپنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں خوبصورتی دیکھے، سمجھ آئی؟ کیونکہ عائشہ کے بال بہت لمبے تھے اور کھلے تھے، حیدر اس کے بال بہت پسند کرتا تھا، تبھی وہ اس کی بات پر جھڑکنے والے انداز میں بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ کو حیدر کا یہ انداز بہت پسند آیا، پسند اس لیے بھی آیا تھا کہ اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو ڈھانپا۔ میٹھی سوئیاں کھاتے ہوئے سبھی خوشگپیوں میں مصروف تھے، جب آدم صاحب کے فیصلے پر عائشہ سمیت سبھی حیران رہ گئے۔ جب آدم صاحب نے کہا کہ حیدر اور عائشہ کی رخصتی 4 دن بعد نہیں بلکہ کل ہی ہو گئی، اور رضا کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو آدم صاحب نے 4 دن پہلے کا نوٹیفیکیشن دیا تھا، اب ایک دم سے 2 دن بعد کا نہیں۔ دادا جان یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے 4 دن بعد ان کی رخصتی کرنی تھی۔ یہ رضا تھی جو ایک دم تڑپ اٹھی، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں؟ کیا بات ہے رضا؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔
चाहे अरसे बाद तुम्हें फेशियल करवा कर अपनी सांवली रंगत छुपाने का मौका मिल जाएगा। आयशा की बात सुनकर हैदर के मुंह से कहकर निकला था। आयशा को खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो पहले की तरह कैसे हो गई थी। कैसे उसने रिदा को इतनी बड़ी बात कह दी। तुम्हें सबके सामने क्या हुआ था? क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी शादी हो रही है? भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जिसमें साफ बाज आया था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं इस रिश्ते थे। तभी वो कमरे में गई और अपने भाई से कहने लगी, अफनान भाई, मैं कुछ नहीं जानती। आप मैंने कहा था ना कि रिश्ता नहीं होना चाहिए। दादा जान बात ही रुखसती का कह रहे हैं। तब भी अफनान रिदा को गुस्से से बोला, क्या करूं मैं फिर? अगर वो शादी कर रही है तो मैं क्या ही करूं? हर वक्त तुम्हारी ही टेंशन नहीं लेता रहूंगा मैं। मुझे और भी बहुत काम है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। तुम कैसे भाई हो? कम से कम एक अच्छे भाई तो बन सकते थे। नहीं हूं मैं अच्छा भाई, नहीं हूं मैं अच्छा इंसान, समझी तुम जाओ यहाँ से और अपने बाप की तरबियत को रो जाकर। रिदा को अपने भाई से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। तो भी वो एकदम हक्का बक्का से उसे दिखने लगी। चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, खासतौर पर मदद मांगने। वो तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। और फिर वो दूसरे दिन आयशा और हैदर की शादी हो गई। वो रुखसत होकर बाहर जा चुकी थी। घर पर सिर्फ अफनान, रिदा और हारून बाकी थे। हारून हर वक्त रिदा को छेड़ता रहता। रिदा हारून में सिर्फ 1-1.5 साल का ही फर्क था। मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले पर पूरा उतरोगी। मैंने तुम्हारी शादी हारून के साथ तय कर दी है। क्या तुम्हें कोई एतराज है? रिदा ने हैदर से आदम को देखा। आदम के पीछे खड़े हारून की तरफ देखा, जो मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ दिख रहा था। बोलो रिदा, तुम्हें कोई एतराज है? ना जाने क्यों हैदर की नजरों में ऐसा क्या था कि रिदा ने ट्रांस की कैफियत में नाम पे सर हिलाया। नहीं दादा जान, मुझे कोई एतराज नहीं। अब जहां मेरी शादी करना चाहें कर सकते हैं। इतना कहकर रिदा अंदर देखने लगी। रिदा बहुत बदल चुकी थी। हैदर की शादी के बाद रिदा ने खुद को बहुत बदल लिया था। हैदर, हम पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते क्या? हैदर ने हैरत से आयशा की तरफ देखा, क्योंकि हैदर अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से वापस आया था। क्यों पाकिस्तान क्यों जाना है? अभी 2 दिन पहले तो हम लोग आए हैं। अब भला वापस जाकर क्या करना है? वो दादाजान का फोन आया था। दादाजान ने रिदा और हारून की शादी तय कर दी है। क्या रिदा और हारून को ये कैसे मुमकिन हो गया? और रिदा मान कैसे गई? पता नहीं, अलबत्ता यही हुक्म आया कि हमें पाकिस्तान वापस आना है। हैदर, मैं गहरा सांस ले लिया था। ठीक है, चले जाएंगे। कब है शादी उनकी? दादाजान कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर है शादी। खैर, मैं शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। आप मुझे कल बाजार ले जाइएगा। मुझे इतनी पुरसुकून अंदाज में वो हैरत से कह रही थी कि हैदर को उस पर टूट कर प्यार आया। ठीक है, चले चलते हैं, जो खरीदना हो खरीद लेना, लेकिन इससे पहले मेरे पास आओ। कुछ वक्त मुझे भी दो, फिर तुम्हें मैं ले जाऊंगा। हैदर, आप बहुत रोमांटिक है, मुझे नहीं पता था आप इस तरह के होंगे। आयशा को तो गुस्सा ही आ गया था। 2 दिन से हैदर ने इसका बुरा हशर कर रखा था। तभी वो गुस्से से उठकर किचन में चली गई ताकि रात के लिए खाना बना सके। यहाँ पर उसके काम खुद ही करना पड़ते थे, क्योंकि यहाँ तो न कोई मुलाजमा थी और न ही अम्मा थी जो कि उसके हिस्से का काम करती। 1 महीने का वक्त और लगाकर उड़ गया। आयशा ने अपनी खूब शॉपिंग की, अपने भाई की शादी के लिए खूब चाव की। वो पाकिस्तान की जमीन पर खड़े थे। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हैदर के चेहरे पर सुकून। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। घर पहुंचते ही सबसे पहले आदम साहिब और अलीम खातून ने उन दोनों का इस्तकबाल किया था। ये दोनों बुजुर्ग इस घर की रौनक थी। आयशा ने आगे बढ़कर एनम खातून से दुआएं ली। अरे बरखुरदार, अब बताओ भी, मैं खुशखबरी कब सुना रहे हो? आयशा तो आदम साहिब की बात पर शर्मिंदा ही हो गई, जबकि हैदर का कहका बुलंद होते हुए रह गया। अरे दादा जान, फिक्र किस बात की है? आपको अपने पोते पर भरोसा होना चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। तो अब की मर्तबा हम लोग खुशखबरी लेकर ही आए हैं। आप परदादा बनने वाले हैं, और ये दादी, और दादी इस बात पर बहुत खुशी। आयशा ने रिदा को देखा, जो कि हसरत भरी निगाहों से आयशा को दिख रही थी। आयशा उठकर रिदा के पास गई और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, फिक्र मत करो, मेरा भाई तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। बस तुम उस पर भरोसा रखना और उसके साथ वफा करना। वो तुम्हें दुनिया की हर खुशी ला कर देगा। उसको ये कभी मत समझना कि वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। तुम देखना, तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगी। देखिए दादा जान,
मैं मानता हूँ कि एक है, मगर अभी वक्त नहीं है, ये सब आप लोगों का है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हैदर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ये फैसला कर लूँ जो हकीकत है, ताकि किसी को बाद में कोई गलतफहमी ना हो। मगर दादाजान, सब बहुत नाखुश हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई इतने अच्छे मौका पर उदास हो। लेकिन बेटा, ये तुम्हारा है। मैं किस तरह ये हक तुमसे छीन सकता हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन दादाजान, अभी फिल वक्त आप खामोश रहें। जिस रोज हम लोग जाने लगेंगे उस रोज आप ये फैसला सुना सकते हैं। ठीक है हैदर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे बेटे की बहुत कीमती औलाद हो, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ कोई बुरा करे। चलो अंदर चलते हैं। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। आज मेहंदी का दिन था। रिदा बहुत खूबसूरत लग रही थी, और हारून भी हैदर और आयशा ने दोनों को मेहंदी लगाई थी। अगले रोज बारात थी। आयशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। हैदर उसके पास आया और आवाज देकर कहने लगा, क्या तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो, या मेरी मोहब्बत का हुस्न है जो तुम पर छाया हुआ है? उसकी बात पर आयशा मुस्कुरा दी और कहने लगी, ये आपकी मोहब्बत का ही असर है, वरना मैं कहाँ इस काबिल। हैदर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसको अपने सीने से लगा लिया। और दूसरी तरफ रिदा भी क्यामत आ रही थी। हारून तो रिदा को देखकर हैरान रह गया था। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। आज आज से पहले कभी मेरी आंखों में इतनी खूबसूरती नहीं देखी। रिदा की आंखें भर आई थी हारून की इतनी मोहब्बत पर। क्या तुम सच कह रहे हो हारून? क्या मैं तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं की कि मैं हैदर को पसंद करती थी? नहीं यार, ये तुम्हारा अपना फैसला था, तुम्हारी अपनी पसंद थी। मैं मोहब्बत करने वाला इंसान हूं। हक पर एक को मैंने मोहब्बत की और उसे पा लिया, और मोहब्बत हासिल ना हो सके तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए इस बात को छोड़ दो, इस बात की फिक्र ना छोड़ दो तो मैं तुम पर कोई शक नहीं करूंगा। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, और ऐसा है तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, खुशी के साथ। बस तुम एक वादा करो कि अब जो कुछ हो रहा है उसके बाद अब तुम मुझसे वफा निभाओगी। मैं देखना तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां ला कर दूंगा। तुम इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो। हारून ने ऐसा ही किया। ईदें बहारें गुजर चुकी थी, मगर रिदा और आयशा की जिंदगियों में ईद और बहार तो अब आई थी। अफनान ने भी बाहर किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी कर ली थी। आज आयशा और हैदर को वापस जाना था। 2 महीने से वो लोग पाकिस्तान में ही थे। कल आयशा और हैदर वापस चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक सच सबको बताना चाहता हूँ। ये घर, ये हवेली और यहाँ की जितनी भी जमीनें जायदाद हैं, हैदर मुझसे ये सब कुछ खरीद चुका है। मुझ पर जो मुकदमा चला था उसमें मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। हैदर मेरी वैसे ही मदद करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको इससे इनकार कर दिया और अपनी चीजें बेचने पर लगा था। तभी हैदर ने मुझे ये सब कुछ खरीद दिया था। इसलिए अब यहाँ जो कुछ भी है सब हैदर का है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसकी मलकियत पर हिस्सादार बने। हाँ, ये उसकी नेकी है कि वो अभी कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। उसका कहना है कि जब तक आप लोग यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, जब आप लोग अपना घर बना लोगे तब वो ये सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। और हाँ इब्राहिम, हैदर तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं दादाजान, बाबा और माँ मेरे साथ रहेंगे। मैं किस लिए हूँ? मैं इनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैंने एक घर खरीदा है जिसका किसी को नहीं बताया था, लेकिन शायद अब वक्त आ गया कि हम लोग वहां पर शिफ्ट हो जाएं। और ये सब मेरी बहन का है। मैं अपनी बहन से उसकी खुशियां नहीं छीन सकता। हारून एक अच्छा शोहर, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई साबित हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सा हारून इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा, इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेगा। आज सब एक दूसरे के साथ खुश थे। ईद उन सबकी जिंदगियों में खुशियां लेकर आई थी। अब हर दिन ही सबके लिए ईद का दिन होता था। आजम साहब और इरम खातून हज करने जा चुके थे, और बाकी सब ने भी अपने हिस्से से घर बना लिए थे। जिंदगी का सफर सिर्फ खुशियों पर मबनी नहीं होता, और ना ही सिर्फ कामों पर। ये तो एक ऐसा सफर है जहाँ हर मोड़ पर हर तरह के रास्ते नजर आते हैं। ईद की खुशियां घर वालों के संग ही होती हैं।